हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाए हैं कक्षा 10 का अंशाल विज्ञान का, क्योंकि मैं इसके पहले 10 का अंशाल सेट करवा रहे थे तो कुछ टेक्निकल खराबी होने के कारण कल वीडियो में नहीं बना पाया, तो उसी के आगे का मैं वीडियो लाया हूं। अंशाल सेट आप लोगों को कक्षा 10 का विज्ञान भाग 3 जीव विज्ञान का करवा रहे थे। पेपर कोड था 824, एक ही सेट दूसरा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को 8 करवाए थे, मेंडल के नियम क्या हैं। उसी के आगे 9वां क्वेश्चन है, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जो पुष्प का निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करना है, तो आपसे कोई पूछेगा निषेचन क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया नर और मादा युग्मक के मिलने से ही पूरी होती है। तो आप जानते हैं जो निषेचन की प्रक्रिया होती है क्या होती है, जब परागकोश से क्या होते हैं, परागकण निकलते हैं और परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। कोई पूछे परागण किसे कहते हैं, तो परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो परागण हो जाती है। तो आपको इसमें क्या होना है, स्त्री केसर का लंब काट बनाना, चित्र बनाना है तथा वर्णन करना है। तो आप जानते हैं जो स्त्री केसर का लंब काट है, ये क्या है, एक स्त्री केसर का संरचना है। स्त्री केसर के मुख्य कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है, जो पुष्प का क्या होता है, सबसे ऊपरी शीर्ष भाग होता है, जहाँ पर क्या होते हैं, परागकोश से निकलकर परागकण आते हैं, तो यह भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। क्योंकि यह सिरा क्या होता है, चिपचिपा होता है। उसके सिरे पर कुछ कार्बनिक पदार्थ और शर्करा पाए जाने के कारण क्या होता है, चिपचिपा होता है, जिससे परागकण चिपक भी जाते हैं और उसी चिपचिपे होने शर्करा कार्बनिक पदार्थ पाए जाने के कारण ये परागकण फूलकर बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा हो जाता है तो इसमें क्या होता है, उसमें जो जन छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों से क्या होता है, ये क्या है, पराग नलिका है। ये क्या है, पराग नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से निकलकर वर्तिका से होती हुई, क्योंकि पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार द्वारा कहाँ पहुँचती है, अंडकोशिका में या बीजांड में पहुँचती है। तो आप देख रहे हैं कि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 3 भाग होते हैं। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, और बीजांड में क्या होती है, अंडकोशिका होती है, द्वितीयक केंद्रक होता है। इस भाग को निभाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निभाग बोला जाता है। ये बीजांड द्वार है। तो आप देख रहे हैं ये बीजांड द्वार है। इस प्रकार क्या होती है, एक प्रारूपी अनुलंब काट का चित्र हो जाता है। लेकिन इसमें आप देखते हैं जब परागकण इस पर आते हैं तो उन्हीं परागकण से क्या होता है, पराग नलिका का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब पराग नलिका का निर्माण होता है तो परागकण इसी पराग नलिका में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और जब परागकण प्रवेश करते हैं तो इस परागकण में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये परागकण से क्या होते हैं, 2 नर युग्मक बन जाते हैं। और ये दोनों नर युग्मक इस पराग नलिका से होते हुए बीजांड द्वार से होते हुए अंडकोशिका में इन्हीं बीजांड में प्रवेश करते हैं। और जब बीजांड में प्रवेश करते हैं तो इसमें क्या होता है, ध्रुवीय केंद्र, द्वितीयक केंद्रक होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं। जो 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका कहलाती हैं, सिनर्जिट्स कहलाती हैं, और 1 कोशिका क्या कहलाती हैं, अंडकोशिका कहलाती हैं। तो एक नर युग्मक अंडकोशिका से फर्टिलाइज करता है और दूसरा नर युग्मक क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक से फर्टिलाइज करता है। इस प्रकार एक बीजांड में क्या होता है, 2 बार निषेचन होता है। यह प्रक्रिया दोहरा निषेचन कहलाती है। तब ये जो द्वितीयक केंद्र से फर्टिलाइज करता है भ्रूणपोष का निर्माण करता है, और ये जो अंडकोशिका से निषेचित करता है ये भ्रूण का निर्माण करता है। तो भ्रूणपोष का कार्य होता है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देना। इस प्रकार क्या होता है, एक बीजांड में क्या होती है, निषेचन की क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया में जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर होता है पुष्प का मादा भाग होता है, और पुष्प का मादा भाग में वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होता है। वर्तिका का जो कार्य होता है, वर्तिका में क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। वो पराग नलिका 3 माध्यमों से पहुंचती है। एक क्या होती है, अध्यावरणीय प्रवेश होता है, एक बीजांड द्वारीय प्रवेश होता है, एक निभागीय प्रवेश होता है।
तो इस तरीके से जब प्रवेश करेगा तो अध्यारोढ़ी प्रवेश कहलाएगा, इस तरीके से प्रवेश करेगा तो निभागीय प्रवेश कहलाएगा, और इस तरीके से प्रवेश करेगा तो बीजांड द्वारीय प्रवेश कहलाएगा। आप लोगों का इसका नोट्स हम बगल में लगा देंगे और इसके बारे में आप लिख लेंगे, जिससे आप लोगों की एक क्वेश्चन पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 11वां। 10वां आप लोगों को किस लिए नहीं कराया, क्योंकि इसका मेन कारण ये था कि वो आउट ऑफ सिलेबस था, आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। जो भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे वो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले रहेंगे, ठीक है, इसलिए वो आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए वो 10वां क्वेश्चन आपको नहीं करवाएगा। 11वां क्वेश्चन है विक्राण नेफरान की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यानी जो एक विक्राण होती है, जो वृक्क होती है, वृक्क का आपको बताया गया है कि वृक्क क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है। तो उत्सर्जी अंग तो होता है, लेकिन वो कैसे कार्य करता है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, वृक्काण, यानी एक वृक्क में एक नलिका की संरचना पड़ता है, एक वृक्काण की संरचना पढ़ना है, क्योंकि एक वृक्क में लगभग 10 लाख संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी 10 लाख संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो क्या होता है, वृक्काण के प्रारंभ में एक कप जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, बोहमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोहमन संपुट कहते हैं। और बोहमन संपुट में बहुत सारी केशिकाओं का क्या होता है, कोशिकाओं का क्या होता है, जाल होता है, उसे क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। इन्हीं बोहमन संपुट में क्या होता है, केशिका गुच्छ में क्या होता है, शुद्ध अशुद्ध रक्त अपवाही धमनिका से क्या करता है, प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद क्या होता है, जो शुद्ध रक्त होता है अपवाही धमनिका से क्या होता है, इसके बाहर ले जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो नलिकाएं होती हैं, बोहमन संपुट होता है, बोहमन संपुट से क्या होती है, एक नलिका निकलती है, जिसे क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। और समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद क्या होती है, इसे आरोही चाप बोला जाता है। आरोही चाप के बाद ये क्या होता है, यू आकार की जो संरचना होती है, इसे हेनले लूप कहते हैं, हेनले लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनले लूप कहते हैं। और हेनले लूप के बाद क्या होती है, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, आरोही चाप के माध्यम से दूरस्थ नलिका के, दूरस्थ कुंडलित नलिका से होते हुए कहाँ जाती है, संग्रह नलिका में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, संग्रह नलिका में प्रवेश कर जाती है। और संग्रह नलिका में जब प्रवेश कर जाती है तो ये संग्रह नलिका क्या होती है, मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्रमार्ग द्वारा क्या कर देते हैं, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसका फिल्ट्रेशन होता है, कैसे रक्त का छन्ना होता है। देखिए इसमें दिया है, वृक्काण के प्रारंभ में एक कप जैसी संरचना होती है, जिसे बोहमन संपुट कहा जाता है। ये कप जैसी संरचना है, जिसे क्या कहा जाता है, बोहमन संपुट कहा जाता है। आगे देखेंगे, बोहमन संपुट के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। बोहमन संपुट में क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ कहते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। आगे देखेंगे, जो अपवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से जुड़ा रहता है। जो केशिका गुच्छ होता है, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका से क्या होता है, जुड़ा रहता है। आरोही चाप हेनले लूप द्वारा अधिरोधी चाप से जुड़ा रहता है। जो आरोही चाप होता है, ये हेनले लूप द्वारा अधिरोही चाप से क्या होता है, जुड़ा रहता है। क्या रहता है, जुड़ा रहता है। अधिरोही चाप संग्रह नलिका से में खुलता है। जो अधरोही चाप होता है, ये क्या होता है, कहाँ खुलता है, संग्रह नलिका में खुलता है। कहाँ खुलता है, संग्रह नलिका में खुलता है। आइए देखिए इसकी क्रियाविधि क्या होती है। क्रियाविधि, छानना, पहले क्या होता है, छानना होता है। अपवाही धमनिका से आए हुए अशुद्ध रक्त को केशिका गुच्छ द्वारा छाना जाता है। जो अशुद्ध रक्त इससे आता है, इससे क्या होता है, केशिका गुच्छ द्वारा क्या किया जाता है, छाना जाता है। और छनित शुद्ध रक्त अपवाही धमनिका में वापस चला जाता है। जो छन जाता है, जो शुद्ध रक्त हो जाता है, वो अपवाही धमनिका में क्या था, वो वापस चला जाता है। आगे देखेंगे, इसमें दूसरा क्या दिया, पुनः अवशोषण। क्या दिया, पुनः अवशोषण। जैसे जैसे छनित पदार्थ नलिका से होकर गुजरती है, जैसे जैसे ये मान लीजिए छना हो, छनित पदार्थ नलिका से होकर गुजरती है, उनमें से लाभप्रद जैसे ग्लूकोज एवं जल, जो भी लाभदायक पदार्थ है, जैसे यहाँ फिल्टर होता है तो छानने के बाद कुछ लाभदायक पदार्थ भी क्या होते हैं, छन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी लाभप्रद पदार्थ ग्लूकोज एवं जल नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर ली जाती है। तो जो भी लाभदायक पदार्थ इसमें चले आते हैं, तो जो लाभदायक पदार्थ जो होते हैं, ये नलिकाओं द्वारा पुनः क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर ली जाती है। शेष अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, ये क्या होता है, दूरस्थ कुंडली नलिका द्वारा अवरोही चाप द्वारा दूरस्थ कुंडली नलिका से होते हुए संग्रह नलिका में चली जाती है। तो इसमें देखेंगे पुनः अवशोषण में क्या लगभग लाभप्रद पदार्थ जैसे ग्लूकोज एवं जल
नलिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मूत्र बनना देखिए, पुनः अवशोषण के बाद ये नलिकाएं क्या करेंगी, जो भी लाभदायक पदार्थ थे क्या कर लिए, पुनः अवशोषित कर लिए। पुनः अवशोषण के बाद बचे हुए पदार्थ जैसे जल, यूरिक अम्ल, यूरिया, लवण आदि संग्राहक नलिका से मूत्राशय में पहुंच जाती है। क्या संग्रह नलिका के माध्यम से क्या होता है, मूत्राशय में पहुंच जाती है। और मूत्राशय में पहुंचने के बाद अंत में क्या होता है, मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है।